बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा सवाईमाधोपुर के दौरे पर है। सवाईमाधोपुर पहुंचने पर उनका जोरदार अभिनंदन हुआ और इस वक्त संबोधित वो कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, क्या आप सो रहे थे? आपके ध्यान में नहीं आया था? क्या आपको इसकी चिंता नहीं थी? क्या इसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए था? अब हम अगर अम्बेडकर की बात करें, हमारे कांग्रेस के नेता आज अम्बेडकर की दुहाई देते हैं, 10 बातें बोलते हैं। अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट किसने दिया? किसने उनको हराया? भारत का संविधान निर्माता, जिसने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के साथ हम आज खड़े हैं, उनको इज्जत देने के बजाय उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह है कांग्रेस का इतिहास। और आज संविधान की दुहाई देते हैं, आज अम्बेडकर की बात करते हैं। अम्बेडकर को पंचतीर्थ, अम्बेडकर के लिए जीवन के पंचतीर्थ किसने बनाया? क्यों इंतजार करना पड़ा नरेंद्र मोदी जी का? क्यों इंतजार करना पड़ा वो दीक्षा स्थान का, महातीर्थ का, महापरिनिर्वाण का स्थान बनने के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी लंदन में, वह भी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से वो स्थान भी खरीद करके वहां भी मेमोरियल बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जहां दीक्षा ली वहां मेमोरियल बनाया गया है, जहां उन्होंने प्राण त्यागे वहां मेमोरियल बनाया गया है, जहां उन्होंने जन्म हुआ वहां मेमोरियल बनाया गया है। और हमारे ऊपर कांग्रेस के लोग आक्षेप लगाते थे कि हम संविधान नहीं सोचेंगे, हम संविधान पर नहीं चलने वाले लोग, हमारे ऊपर आक्षेप कटाक्ष करते थे। ये संविधान दिवस को पुनर्स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए और संविधान को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए और मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूं कि भाई ये चीजें तुमको क्यों नहीं याद आई थी? अगर तुमको देश प्रेम है, अगर तुमको आदिवासियों की चिंता है, अगर तुमको दलितों की चिंता है, अगर तुमको लोग जो समाज के में कहीं पीछे रह गए उनको आगे लाने की बारी थी, तो तुमको तो एक परिवार से फुर्सत ही नहीं मिली इतने सालों में। तुम तो उन्हीं के गुण गाते रहे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें इसके सिवाय तुमको मालूम नहीं चला इतने सालों में। और अगर मंत्रालय दिया तो अटल जी ने, अगर पुनर्स्थापित किया तो मोदी जी ने, अगर पंचतीर्थ का निर्माण किया तो मोदी जी ने। ये बात बताती है कि हम किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा बनाने का काम करते हैं। आज जो हमारी स्कीमें चल रही है, उज्ज्वला योजना, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? हमारे आदिवासी भाई। अगर हम बात करें उजाला योजना, इसके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? हमारे आदिवासी भाई। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को पिछले 2021 के बाद 20 के मार्च से भोजन देने का काम मोदी जी ने किया है और इस काम को अभी फिर से आगे सितंबर महीने तक बढ़ाया है। इसमें भी सबसे बड़े लाभार्थी हैं तो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। अगर उजाला योजना की बात करें, अगर स्वच्छता अभियान की बात करें, अगर आयुष्मान भारत की बात करें, मैं आयुष्मान भारत की बात करना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। 5 लाख रुपए सालाना हर साल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देने की व्यवस्था की है, तो आदरणीय मोदी जी ने की है 5 लाख। और उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? हमारे आदिवासी भाई। उनको उसमें जोड़ा गया है, उनको उसमें लाया गया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल स्कूल का, मुझे बताया गया है कि 486 मॉडल जिलों में ये स्कूल खुल रहे हैं और इनकी संख्या है 671। और यहाँ राजस्थान में भी 8 मॉडल स्कूल, 8 मॉडल स्कूल खुल रहे हैं। तो ये एकलव्य मॉडल स्कूल खुलने का काम। उसी तरीके से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप कास्ट स्कॉलरशिप, यानी कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है,
तो उसको भी स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था यह मोदी जी की सरकार ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये इस तरीके से स्कॉलरशिप को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण का, और उसके दृष्टि से जो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, इसके तहत लोगों को लोन देना भी और उनके योजना को आगे बढ़ाने के लिए 90% किसी यूनिट में जो आर्थिक सहायता देने का काम किया है, वो हमारी मोदी की सरकार ने किया। यानी हर तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख रुपए देने का तय किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उससे महिला सशक्तिकरण होगा। और उसी तरीके से टर्म में लोन देने का, जिसमें 50 लाख के आसपास लोन दिया जाएगा, 50 लाख तक का, और वो 90% जो होगा उसमें से लोन का कॉम्पोनेंट होगा, वो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। इस तरीके का योजना बनाएंगे। अगर हम वन ग्राम योजना की बात करें, वन धन योजना की बात करें, ये सभी चीजें आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करने का एक अपना योगदान है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस को मनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे आदिवासियों का गौरव बढ़े, इसके लिए जो स्कीम्स की आवश्यकता थी, उन सारे स्कीम्स को लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, मैं यहाँ आप लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ, और राजस्थान के यूनिट को, सतीश पूनिया जी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये 4-5 राज्यों के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लगभग 150 से ज्यादा कार्यकर्ता 2 महीने से वहां पर काम में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश में आपने काम किया, आपने उत्तराखंड में काम किया, और आपने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल कराई है। मित्रों, यह जीत इस बात को दर्ज करा कि भारतीय जनता पार्टी, हमने उत्तराखंड की भी एसटी सीट जीत ली, हमने उत्तर प्रदेश की भी एसटी सीट जीत ली, जहां जहां एसटी थे वो भी हमने जीते हैं। इसके लिए मैं आदिवासी समुदाय को भी और आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमको अपना योगदान किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 23 जिलों में कंप्लीट स्वीप कर सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, और वहीं हमारा 40% से वोट बढ़कर के 44% तक पहुंचा। यह भी हमको ध्यान रखना है। ये जो आप पार्टी है, ये आप पार्टी 387 सीटें, 399 में से 387 सीटों में इसकी जमानत जब्त हुई है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और ये गोवा में जब चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को उन्होंने 39 सीट चुनाव लड़े थे, 40 सीटों की विधानसभा है, 39 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, और उसमें 35 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड में 70 में वो 68 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने बताया आपको, कि 399 में 387 सीटों में उनकी जमानत। आपने जो ये प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दी है, पहली बार 37 साल बाद कोई सरकार की फिर से सरकार आई है, तो उत्तर प्रदेश में तो 37 साल बाद आई है। और योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं आजाद भारत में, जो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ करके फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री, ये मोदी जी का प्रति लोगों की आस्था, योगी जी का प्रयास और हमारे कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, जिन लोगों ने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने और अपना योगदान किया है, वह हमको ध्यान में रखना। मैं अगर बात करूं उत्तराखंड की, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। सभी हमारे विरोधी बोल रहे थे ये तो गई, और आपके कार्यकर्ता बोलते थे आएगी आएगी आएगी, और आई भारतीय जनता पार्टी। जब से उत्तराखंड बना है, तब से पहली बार जो सरकार में थी, वो फिर से सरकार में आई है, तो उत्तराखंड में आई है। अगर हम गोवा की बात करें, तो हमने वहां हैट्रिक बनाया, हैट्रिक, तीसरी बार। पिछली बार हमको 14 सीटें आई थी, इस बार हम 20 पास हैं।
और हमने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए आप देखेंगे अगर उत्तर भारत में पहाड़ से सटा हुआ राज्य, पहाड़ों का राज्य था, तो वहां भी हम जीते, मध्य में उत्तर प्रदेश जीते, हम पश्चिम के छोर में गोवा में भी जीते, और हम पूर्वोत्तर में मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई है। ये भी हमको याद रखना। मणिपुर के बारे में कहते थे, मणिपुर का मतलब है बंद, ब्लॉकेड, कर्फ्यू, और हम लोगों ने 5 साल में वहां क्या किया? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, शांति, विकास, डेवलपमेंट, और वहां पर हमारा उत्थान हो, इसकी हमने चिंता की। और मणिपुर की जनता ने भी भरपूर हमको पूरा सहयोग दिया। यह हमको ध्यान रखना। आसाम में हमारे लोकल बॉडी के चुनाव हुए, 800 हमारे जो वहां पर लोकल बॉडीज थे, 80 लोकल बॉडीज थी, 80 लोकल बॉडीज में हम 77 में जीते हैं, और लगभग 997 जो सीटें थी उसमें से हम 807 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। इस तरीके से मित्रों एक प्रयास हुआ, और यह प्रयास इस प्रकार से हुआ है कि हम विकास को किस तरीके से गति दे सकते हैं, लोगों का प्यार जीत सकते हैं, लोगों को आगे अपने साथ जोड़ सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। और आज जब मैं यहाँ पर अपने मित्रों से मिलने आया हूँ, तो आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूँ, और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में आपने लोकसभा में तो हम लोगों को जीत हासिल कराई ही है, विधानसभा में भी आप पीछे नहीं रहेंगे, और आप एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलाएंगे, और आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयोजन करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। पहले राजनीति क्या होती थी? नेता या तो फ्लैक्स पर दिखता था टंगा हुआ, या कहीं हाथ हिलाता हुआ दिखता था, वो लोगों के बीच में नहीं दिखता था, और कोई भी पार्टी जो कहती है उसको करके जनता में जाने का काम नहीं करती थी। ये मोदी जी ने ही रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति चलाई है, और कहा जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये संस्कृति को हमने आगे बढ़ाया। मित्रों, पार्टी की विचारधारा को साथ देते, आज मुझे दुख होता है, मैं राजनीति में हूँ, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमको दुनिया का आशीर्वाद भी मिल रहा है, हमारे लिए स्थिति अनुकूल है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात को समझिए कि देश में प्रजातंत्र के लिए ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये बहुत बड़ा खतरा बन गई। ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, पीडीपी परिवार की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी, कांग्रेस ये भी परिवार की पार्टी, अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है। और संस्थानों से लेकर के 2019 तक ये हमारी पार्टी है, जहां किरोड़ी मीना जी जैसे लोगों ने, जस कौर जी लोगों ने अपने जवानी के समय से काम शुरू किया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उसको पूरा करके दिया है, तो बात को हमको करेगा। बाकी सब फिसल गए, पता ही नहीं चला, खड़े हो गए दूसरी जगह। आप बताइए, जम्मू कश्मीर का संविधान अभिन्न अंग भारत का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से, क्या हो गया था तुमको उस दिन संसद के अंदर जो तुम विरोध में खड़े हो गए? आप पूछिए इनसे, ये पारिवारिक पार्टियों से, कि क्या हो गया था तुमको, क्यों चले गए थे तुम विचारधारा छोड़, क्यों भटक गए थे? कहते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तुम इंडियन रह गए हो, भारतीय रह नहीं गए, ना तुम नेशनल रह गए हो, और कांग्रेस तो है ही नहीं, तो परिवार की पार्टी बन गई, भाई बहन की पार्टी बन गई। तो ये स्थिति लाकर के खड़ी थी। हरियाणा बात कीजिए तो वहां लोकदल, वो भी परिवार की पार्टी। आप नीचे आइए, आप उत्तर प्रदेश में बात कीजिए, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, टीएमसी ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है। आप नीचे उड़ीसा चले जाइए, एक व्यक्ति की पार्टी।
आप उससे नीचे चले जाइए तो हमारी YSR की पार्टी परिवार की पार्टी है। आप तेलंगाना चले जाइए, CSR की पार्टी, CRS की पार्टी, चंद्रशेखर राव की पार्टी परिवार की पार्टी है। आप तमिलनाडु चले जाइए, परिवार की पार्टी है। और तो और अब आप महाराष्ट्र चले जाइए, NCP और शिवसेना, ये भी परिवार की पार्टियां बनी। ये देश के लिए खतरनाक है। पहले ये रीजनल पार्टी बनती है, ये क्षेत्रीय पार्टी बनती है, और बाद में ये पारिवारिक पार्टी बन जाती है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी मेंबरशिप है, जिसकी सबसे बड़ी फॉलोइंग है, हम तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये लोग, ये पार्टियां, ये देश की प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, आइडियोलॉजी विचारधारा के लिए अच्छा नहीं है। और हम लोगों ने भारत देश के बारे में क्या कहा कि नेशनल एम्बिशन विद रीजनल एस्पिरेशंस, जो हमने स्थानीय आकांक्षाओं को साथ लेकर के नेशनल दृष्टि से राष्ट्रीय परिवेश में हमको सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जो स्थिति आज अन्य पार्टियां बना रही है, मैं कई बार उनसे पूछता हूँ, वो पार्लियामेंट में आते हैं कांग्रेस के लोग, मैं पूछता हूँ आज डिबेट होगी, बोलते पूछ के बताओ। मैंने कहा किससे पूछोगे? बोले पूछना पड़ता है। मैंने कहा जिससे पूछने वाले वो देश में है कि देश में है? बोले थोड़ा टाइम लगेगा, विदेश में है। जो देश में भी नहीं है वो इनकी पार्टियां चला रहे हैं। क्या है प्रजातंत्र? फिर कहेंगे हम तो ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहते थे पर आदेश हो गया इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऐसे पार्लियामेंट चलेगी क्या? फिर उन्होंने कहा मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सुबह जाओ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उधर से फोन आ गया कि पार्टिसिपेट नहीं करना है तो वॉकआउट करने लग जाते हैं, डिस्कशन में बाहर आ जाते हैं। एक दूसरे हैं वो बोलते हैं बहन जी का आ गया, और तीसरे हैं वो बोलती है ममता का आ गया। ये फोन पर राजनीतिक दल चलते हैं क्या? ये क्या बना दिया आपने संसद? उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संसद अच्छी तरीके से चल रही है और सारे काम को हम निपटा रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये हमारी ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आज अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं ये दृश्य देख रहा हूँ तो आपके साथ इस बात को शेयर भी करना चाहता हूँ। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ हूँ। आज आप सब लोग बिना मास्क के नजदीक नजदीक बैठे। आप दुनिया का हाल देख लो, अमेरिका अभी भी समझ नहीं पा रहा है कोरोना से लड़ने। यूरोप अपने आप को अभी भी मुसीबत में पाता है, और ये 140 करोड़ का देश, 130-140 करोड़ का देश, इस देश के अंदर मोदी जी ने वैक्सीनेशन, और सुनिए मैं आपको बताता हूं, चिकन पॉक्स का इंजेक्शन जो था उस भारत में आने में 30 साल लगे थे। ये टेटनस का ऑपरेशन, ये जो दवाई थी, इसको भारत में आने में 35 साल लगे थे। ये जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ये जापानी बुखार, इसकी दवा को आने में 1906 से 2006 100 साल लग गए भारत में आने में। 1906 में जापान में इसकी दवाई बनी, भारत में आने में 2006 लगे। जहां दुनिया में दवाई तब आती थी जब सारी दुनिया लगा लेती। पल्स पोलियो का कार्यक्रम 45-47 के दशक में, 40 के दशक में शुरू हुआ, और हमारे यहाँ पल्स पोलियो का कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ, और अग्रेसिव रूप में 98 में शुरू। लेकिन 2020 की जनवरी में पहला केस कोरोना का आया, और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और कहा कि अब इसकी दवा भारत बनाएगा, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंजेक्शन बना करके भारत को दिल देंगे। और देखिए, जब इंजेक्शन बन गया तो मोदी जी ने कहा सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगेगा। खुद दाई नहीं खड़े हुए कि हमने पहले लगाना, हेल्थ वर्कर को, सबसे फ्रंट लाइन वर्कर है वो, उनको पहले लगेगा।
उसके बाद बुजुर्गों को लगेगा, फिर उसके बाद 60 साल के नीचे वालों को लगेगा, फिर 45 साल के नीचे वालों को लगेगा। आजकल 12 से 15 साल के बच्चों को लगता है और 15 से 18 साल के बच्चों को लगता है। मित्रों, ये वैक्सीनेशन याद करिए, हमारी पब्लिक मेमोरी बहुत कम याद रखती है। और वही तो बता रहा हूं, क्या हुआ, ये आपके गहलोत साहब भी, आपके मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा इसका प्रमाणित तौर पर ये कितना इफेक्टिव है कि अभी आपको मालूम है। एक मुख्यमंत्री ने कहा ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी का टीका है। मैंने आज तक पूछा कैसा लगा बीजेपी का टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? फिर कहने लगे, ये केजरीवाल ने कहा हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। दुनिया में गए, मोदी ने कहा ठीक है खरीद लो। एक हफ्ते में लौट करके आ गया ना उत्तर, और कहने लगे आप ही दे दो और मुफ्त दे दो। अरे प्रधानमंत्री ने कहा ये हम ही ने देना था, तुम क्यों गए थे विचरण करने के लिए? तुम गए क्यों थे? ये काम हम ही कर सकेंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत ने किया है और सबसे तेज गति से किया है। एक दिन में 1-1 करोड़ वैक्सीनेशन लगी है। आज 184 करोड़ वैक्सीनेशन लगी, 184 करोड़। 5 करोड़ 15 से 18 साल के बच्चों को लग गई है, 6 करोड़, 5 करोड़ 71 लाख लोगों को, और 1 करोड़ 72 लाख 12 से 14 साल के बच्चों को। और आज ये सुरक्षा कवच पहन करके हम लोग नजदीक भी बैठे हैं, बिना मास्क के बैठे हैं। देश को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतनी मुसीबत है, लेकिन हमारे यहाँ अगर लॉकडाउन लगाया गया तो लॉकडाउन की अवस्था में हमने हॉस्पिटल तैयार की, लॉकडाउन की अवस्था में हमने बेड्स तैयार की, हमने वेंटिलेटर्स की तैयारी की, हमने दवाइयों की तैयारी की, ताकि हमारे लोग उससे लड़ने के लिए सक्षम हो सके। ये भी हमको ध्यान रखना। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोजेक्शन के अनुसार हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 9.51% की तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से ये जो हम लोगों ने, यानी आदरणीय मोदी जी ने जो पैकेज दिया था लॉकडाउन के समय में, उसके कारण एमएसएमई सेक्टर में छोटे जो हमारे उद्योगपति हैं और उद्योग का काम धंधा करते हैं, उनका 51% का काम फिर से वापस ऊपर बढ़ा है। इस बात को भी हमको सोचना चाहिए। और ये जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के साथ साथ उज्ज्वला, उजाला, स्वच्छता, इसने साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, सभी भाइयों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। मित्रों, हम यहाँ पर आपसे एक निवेदन जरूर करने आए हैं। जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर दिन मेरे को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, कहीं माइनर के साथ रेप हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं क्राइम हो रहा है। यानी आप जान करके ताजुब करेंगे कि 6,51,000 क्रिमिनल केसेस राजस्थान में 38 महीनों में रजिस्टर्ड हुए। मैं आंकड़े बता रहा हूँ, 6,51,000 केसेस क्रिमिनल केसेस हुए। 18 रेप केस राजस्थान में प्रतिदिन हो रहे, 18 रेप केस। और उसके साथ साथ चल रही है अभी, जो अभी नहीं मिली क्या? हमको सुनने में आया कि राजस्थान में दलित के ऊपर, दलित भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। ठीक है, अभी मैं बोल और जो क्राइम रिकॉर्ड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड, उसको अगर हम देखें तो ध्यान में आता है कि इसमें पिछले 3 सालों में दलितों पर और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है, तो वो राजस्थान में हुआ है। क्या ये ऐसी अवस्था रहने देना है? क्या इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना है कि नहीं करना है? ये जो कांग्रेस के नेता पुलिस को धमका करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के, आपने पढ़ा ना एक एमएलए किस तरीके से एसएचओ को गाली दे रहा है, वो भी आपने सुना होगा, वायरल हुआ होगा। क्या ये स्थिति आप चाहते हैं राजस्थान की?
अगर आप नहीं चाहते थे कि राजस्थान संस्कृति से हो तो शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़ने वाला प्रदेश और रंग बिरंगे रंगों का यह गुलदस्ता, इसको आगे बढ़ने की हर तरीके से ललक भी है और आगे बढ़ भी रहा, लेकिन इसको रोकने का काम और इस पर कुठाराघात करने का काम कांग्रेस की सरकार ने। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या ये सही नहीं है कि आने वाले समय में इनको घर बैठाना जरूरी है? जरूरी है कि नहीं है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों में अलग जगाओ, गांव-गांव जाओ, अपने आदिवासी भाइयों को बताओ कि आदिवासियों का सही रक्षक नरेंद्र मोदी है, सही दृष्टि से आगे बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी है। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे लोग हैं, और महिलाओं की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। इसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कानून व्यवस्था को ढंग से आगे बढ़ाएंगे, इस बात की चिंता करेंगे। इसलिए जहां मैं गहलोत सरकार की भर्त्सना करता हूं, वो आज यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई, फुर्सत ही नहीं है, पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है, राजस्थान की आम जनता की चिंता करने की रुखसत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। इनको घर बैठाने का काम आपका है और काम करके राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये आपको बताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे और तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। आपने बड़ी शांति से मेरी बातों को सुना है, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद दूं। बड़े छोटे अंतराल में आपने मेरे इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अपने आप को आपका सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद दूं। आगे चलकर हम फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बार नारा जेपी नड्डा जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने सभी को संबोधित किया, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, पदाधिकारियों को संबोधित किया, और जिस तरीके से अटकलें इस बात को लेकर के तेज थी कि जब जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर है तो निश्चित तौर पर चुनावी जो बिगुल है वो बजेगा और उसी के साथ बीजेपी अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज कर देगी। तो वैसा ही कुछ उनके संबोधन के दौरान भी नजर आया। जब उन्होंने संबोधित किया तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अहम बातें कही उन्होंने, और बहुत बड़ा टारगेट पूर्वी राजस्थान भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि 2013 में बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान में हासिल की, तो वहीं 2018 में वो 39 सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गए। और यही वजह कि पूर्वी राजस्थान में उनका ये दौरा, सवाई माधोपुर में ये बड़ा सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया। आदिवासी समाज, तो आदिवासी समाज को संबोधित जेपी नड्डा ने किया। पूर्वी राजस्थान को साधना और एसटी समुदाय को साधना, एसटी समाज को साधना उनकी बड़ी कोशिश और कवायद इस दौरे के साथ।